हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग हाई स्कूल के पेपर सॉल्यूशंस कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के। तो पहला पार्ट मैं इस वीडियो का दे चुका हूं। अब हम लोग इसमें पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले पार्ट में हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस देखा था, जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। और इस पार्ट में हम लोग उससे जो नेक्स्ट पार्ट 2 आता है आपका, जिसमें आपको कुछ 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग खंड पे आते हैं, पार्ट बी पे। देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। और ये देखिए इसमें से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 6 के 6 करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड हैं क्वेश्चन, से कुछ ज़्यादा टफ होते नहीं हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक घन का आयतन दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप याद करनी है कि प्रत्येक भुजा क्या होगी। अब घन है तो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर वो घन बना हुआ है तो उसके पास 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजाएं ही आपस में बराबर होंगी, आपकी 3 बराबर भुजाएं, ठीक। और आपको पता है कि जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला सिंपल भुजा की घात 3 होता है, ठीक है। ए मान लेंगे अगर भुजा तो ए की क्यूब हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है, ये ए क्यूब बराबर 1331, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। अब चूंकि ये क्यूब के रूप में है तो आपको इस नंबर को भी क्यूब के रूप में ही लिखना पड़ेगा। जो ये नंबर आया है आपका 1331, तो इसको चेक कर लो कि आप ये जो 1331 है ये किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का क्यूब है ये। तो आप देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन से कि ये 11 की पावर 3 होता है ये। चूँकि 11 की पावर 3 करेंगे तो 11 जा करेंगे तो 121 आएगा। और इसमें भी अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1331 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यही आपके घन की भुजा आ जाएगी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था आपका, बेसिक ज्योमेट्री में। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपको और इसका एक मूल 2 दे रखा है। तो आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी इसके अंदर आ रखा है। तो आपको पता होगा कि मूल की डेफिनेशंस क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूल की वैल्यू ये है कि वो वैल्यू, अगर जैसे मूल इसका 2 दे रखा है तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 इस पूरी की पूरी समीकरण को संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि अगर x की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे इसमें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। यही मीनिंग होता है संतुष्ट करने का। तो आप क्या करिए, क्योंकि इसमें दे रखा है मूल, तो आप 2 की वैल्यू रिप्लेस करिए और दोनों साइड को बराबर लेके चलिए। चूँकि मूल है उसका, ये है तो इसका मतलब संतुष्ट कर रहा होगा पहले से इसको। तो x की जगह जहाँ भी x है उसकी जगह पे 2 रिप्लेस कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस पी इजिकल्स टू 0। तो पी को राइट साइड में ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक। और ये 6 + 4 कितना आ जाएगा 10। तो बेसिकली आपका पी इस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, मूल पे क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल का मतलब है कि वो डेफिनेटली एक्स की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद दोनों साइड आपके बराबर आ रहे होंगे, दैट इज संतुष्ट कर रहा होगा वो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है आपका, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगने हैं। इसमें आपको कोस थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे इसी वैल्यूज़ की मदद से साइन थीटा की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। कोस थीटा देखो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, कोस थीटा दे रखा 15/17 एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कैसे करेंगे इसको। अब आपके पास आपने किया है, 2 मेथड भी हैं करने के। एक मेथड तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि आपको जैसे इस क्वेश्चन में कोस थीटा की वैल्यू 15/17 दे रखी है, तो आपके पास 2 मेथड हैं। देखिए आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 इनके उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपको पता है ये इसका रिवर्स होता है, ये इसका रिवर्स होता है और ये इसका रिवर्स, रिवर्स मतलब वैल्यू का उल्टा होता है। तो अब यहाँ पे कोस थीटा दे रखा है और आपसे साइन थीटा पूछा है। एनसीईआरटी में आपने किया होगा कि अगर इनमें से 6 में से कोई सी एक की वैल्यूज़ गिवन है तो आप बाकी 5 की वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं, और वो भी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, ठीक है। कैसे। अब आपको पता है कोस थीटा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इस सीरियल्स के अनुसार कौन किसका अनुपात के बराबर होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, जहाँ पे एल रिप्रेजेंट करेगा आपका समकोण त्रिभुज का लंब। अगर हम एक समकोण त्रिभुज जनरेट करें यहाँ पे इस तरीके से, तो समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा तो अब ये 90 डिग्री एंगल है आपका, और अगर इस एंगल को लेके थीटा लेके बात करें तो ये आपका आधार बन जाएगा, ये आपका कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये रिमेनिंग भुजा एल हो गया आपकी, यानी कि लंब हो गया आपका। के हो गया आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद फिर ए हो गया आपका आधार यानी कि बेस। तो हर एक इन सीरियल्स के अनुसार आपको पता होगा कि अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कोस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है। ठीक अभी मैंने ये बताया कि बाकी तीनों इनके रिवर्स होते हैं। तो अगर कोट थीटा देखेंगे तो वो आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा देखेंगे तो वो कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रीफली बता रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा वाइडली, कि आपको थोड़ा सा याद रहे ये चीज़ें। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 15/17 है, तो आपको पता है कोस थीटा आधार और कर्ण का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये तो अब चूंकि ये अनुपात है तो इसका मतलब है कि ए जो होगा यानी कि आधार जो होगा वो 15 का कोई एक फिक्स मल्टीपल रहा होगा, मान लो m है, और कर्ण आपका 17 का कोई मल्टीपल रहा होगा। चूंकि अनुपात दे रखा, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट वैल्यू आप ले सकते हैं ये 15 और ये 17, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू लेते नहीं है, चूंकि ये अनुपात है। और अनुपात में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कर्ण बटे आधार करेंगे तो एमसीएम कट जाएगा, तो 17 जो आपका आधार बटे कर्ण करेंगे सॉरी, तो 15/17 ही आएगा, जो कि एमसीएम कट जाएगा। तो इसका मतलब कहने का यह है कि आप इनडायरेक्टली 15 और 17 ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, 15-17 ले सकते हैं हम लोग, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो अब आधार की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 15, कर्ण की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 17। तो अब जब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण दे रखा है आपको 17, 17 का स्क्वायर लंब आपको निकालना है, आधार दे रखा है आपको 15 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इधर माइनस में आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। ठीक है, अब आप निकालिए कितना बचेगा यहाँ पे, 289 में से ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 64 आ जाएगा आपका, 64 या 64 आ गया। तो एल बराबर जो बचेगा आपका, आपको दिख रहा होगा 8 आ जाएगा यहाँ पे ये। और जैसे ही एल की वैल्यू 8 आ गई आपके पास तीनों साइड आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक उसके समकोण त्रिभुज की, और जैसे ही ये आ गई एल आपका 8 आ गया। तो अब आप इसकी मर्जी से, चूंकि इस क्वेश्चन में तो साइन पूछा है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, चूंकि साइन थीटा पता है आपको लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है आपका 17, तो साइन थीटा की वैल्यू 8/17 आ जाएगी। बाकी इनमें से कोई सी भी वैल्यूज आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड और है निकालने का। दूसरा मेथड देखिए, आपने त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहाँ से अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू है आपके पास 15/17 इसका स्क्वायर। तो ये 1/1 मान लिया, अपॉन ये 225 हो गया, और ये 289 हो गया। एलसीएम लिया हमने 289, तो कितना बचेगा 289/225 दैट इज 64/289। ये वैल्यू किसकी चल रही है, ये वैल्यू चल रही है साइन स्क्वायर थीटा की। अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो दोनों पक्षों को वर्गमूल कर दो, तो √64/289, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 17। देखो यही यही आ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर कोस दे रखा है साइन पूछे या साइन दे रखा है कोस पूछे तब ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोस दे रखा है और इनमें से कोई सा पूछा है आपसे, तब आप ये जनरल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरी भुजा निकाल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपकी मर्जी है जिस मेथड से आपको करना हो आप उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चंस में आपसे माध्य पूछा हुआ है और एक कंटिन्यूअस डेटा यानी कि वर्गंतराल के रूप में दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने विकल्प में भी सोल्व किया था, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन था हमारा पिछली वीडियोस में हमने सोल्व किया, तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। तो सिंपल आप इसमें प्रत्यक्ष विधि लगा के आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, बेशक डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड, और आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं इसने,
पहला बिंदु -3 tan है, दूसरा बिंदु 5 4 है। इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब ये है कि सपोज करो कि ये कोई भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के दो कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास, ये मान लिया ए हो गया और ये आपका बी हो गया, जिसमें ए के निर्देशांक है -3 tan और बी के निर्देशांक है आपके पास 5 4। इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, इनके मध्य बिंदु यानी कि ये निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, क्या बताओ। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें दो फॉर्मूले हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, वो भी अंतः विभाजन का। तो इन जनरल आपको पता है कि अगर x1 y1 हैं आपके, दो निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 और b पॉइंट दे रखा है आपको x2 y2, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड AB को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। दिए गए अनुपात का मतलब ये है, ए ये है, बी ये है, मान लो विभाजन बिंदु P हो गया, तो ये वाली दूरी सपोज करो ये इसका m टाइम्स है और ये वाली दूरी आपका n टाइम है, तो इसका अनुपात हो जाएगा m/n। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है आपका, ठीक है। NCERT का है कॉन्सेप्ट ये, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n और mx2 प्लस my2, चूँकि y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम लोग, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ये जर्नल फॉर्मूला होता है जब अनुपात ये दिया हो, ठीक। अब चूंकि ये मध्य बिंदु दे रखा है, तो यानी कि जो P बिंदु है ना, बिल्कुल बीचों बीच बिंदु है, तो आपको पता है जब P बिल्कुल बीच का बिंदु है तो ये वाली दूरी, पहले पॉइंट से दूरी और दूसरे पॉइंट से दूरी, दोनों एक जैसी हो जाएंगी चूंकि ये P मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब अनुपात आपका 1:1 हो जाएगा, तो m और n की वैल्यू 1:1 आ जाएगी यहाँ पे। तो आप इसको इन जनरल याद भी रखना कि दो बिंदुओं के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, जो मध्य बिंदु होते हैं आपके, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, एक तो कोऑर्डिनेट है -3 tan और दूसरा है 5 4। तो आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसका आधा किया जाता है, y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के उसका आधा किया जाता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो आप कर दीजिए इसको, तो क्या आएंगे मध्य बिंदु, -3 + 5/2 और 10 + 4/2, ठीक है। तो ये आ गया 2/2, ये आ गया 14/2, मतलब 1,7, ये आ गया मध्य बिंदु, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, समय लगाया थोड़ा सा, लेकिन आप ठीक है, हो सकता है कि यहाँ मध्य बिंदु की जगह कोई अनुपात दे देता तब क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है। तो मैंने इन जनरल बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दो बिंदु दे रखे हैं और उसमें भी एक बिंदु -1,3 और दूसरा बिंदु x,9 है, यानी कि अननोन डाला हुआ है, और इनके बीच की दूरी ना 13 मात्रक दे रखी है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि विभाजन बिंदु की मदद से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका d √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका अगर स्क्वायर कर, अब क्वेश्चन में ये 13 दे रखा है, बराबर में x1 की वैल्यूज देखो क्या दे रखी है, x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू x है आपकी। तो x2 - x1 जब हम करेंगे इसमें, तो ये है x -(-1) इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 9 है, y1 की -3 है, तो ये आएगा 9 - -3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 13 क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑलरेडी। तो एक काम करिए, पहले राइट साइड का स्क्वायर रूट खत्म कर लीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये राइट साइड पहले लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अंतर बचेगा x+1 का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 + 3 कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 प्लस में 2x
12 का स्क्वायर 144 है तो वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, तो कितना आ गया ये 25 आ गया आपका। ठीक है, ओके 25 आ गया। तो ये 25 को लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। 25 राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 है प्लस का यहाँ पे। अब इसको सोल्व करिए, 24 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया, द्विघात समीकरण बनी है ये। सोल्व करिए इस द्विघात समीकरण को, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करिए यहाँ से। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। 6x माइनस 4x इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो कॉमन लीजिए, तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 6 और एक फैक्टर आएगा x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब पहला फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -6, और जब हम दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा +4। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन वैल्यूज़ के लिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी रहेगी 13 मात्र रहेगी। ये रही यहाँ पे 2 मान है x के। ठीक है, अक्सर ये 2 ही मान आते हैं, ध्यान रखना इस केस में, ऐसे चूँकि स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 2 मान आते हैं आपके। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हमेशा एक ही मान आए। ओके, अब देखिए, अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब देखिए ये द्विघात समीकरण वाले टॉपिक से क्वेश्चन है आपका। आपको ऐसे दो विषम पूर्णांक चाहिए जिनके वर्गों का योगफल 290 के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपके पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। ऐसे दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिनके वर्गों का योगफल। अब विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो विषम होना चाहिए संख्या, एक धनात्मक होनी चाहिए और तीसरी पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं। आपको पता है कि अगर x कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो अगर विषम की बात करें तो एक्चुअल में विषम जो होता है वो ऐसी संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। तो या तो 2x + 1 विषम बन जाएगा या फिर 2x - 1 विषम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आप कभी भी विषम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो इसी रूप का मानेंगे, विषम पूर्णांक मानेंगे 2x + 1 या फिर 2x - 1 टाइप से। और आपको पता है कि दो क्रमांगत विषम पूर्णांकों में हमेशा 2 का अंतर रहता है। जैसे अगर पहला विषम पूर्णांक 3 है मान लो, तो अगला विषम पूर्णांक 1 है तो अगला 3 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, इसके बाद फिर 7 आएगा, इसके बाद फिर 9। चूंकि 8 सम बन जाएगा तो इसलिए 8 नहीं आएगा, 9। तो आप देख रहे होगे कि दो विषम क्रमांगत विषम पूर्णांकों के बीच में हमेशा 2 का अंतर रहता है। ठीक, तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से विषम पूर्णांक मान लेंगे यहाँ से, या फिर एक काम करो x और x + 2 ही मान लो आप लोग। मान लो, चलो माना जो विषम पूर्णांक हैं आपके वो x, और आपको पता है 2 का अंतर रहेगा वो x + 2 है। तब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनके जो वर्गों का योगफल है यानी कि x² + x + 2 का स्क्वायर, वो क्वेश्चन में 290 दे रखा है। अब यहाँ से इसको सोल्व करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये x² प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² + 4 प्लस में 4x, और इसको लेफ्ट में लेके आइए माइनस का 290 = 0। तो ये आ गया आपका x² + x² 2x² हो गए, प्लस का 4x और माइनस का ये कितना बचेगा, तो ये माइनस का 290 है, प्लस का 4 है, माइनस का 286 = 0। तो दिख रहा होगा कि सारे इसमें गुणांकों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से भाग कर दीजिए सारे समीकरण में। तो ये बचेगा x² प्लस का 2x माइनस का ये कितना बचेगा 286 में से जब 2 से भाग देंगे तो ये 143 बचेगा बराबर में 0। अब 143 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आएगा, बताइए। ठीक, आपको दिख भी रहा होगा डायरेक्टली, नहीं तो 143 को अगर आप सोल्व भी कर लेंगे 143 को, आप देखेंगे कि ये ऐसा नंबर है कि जो डायरेक्टली 11 से ही कटेगा और यहाँ पे 13 आएगा। ठीक, तो 13 और 11 देख लो, माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसके जब फैक्टर्स करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये x² प्लस में ये आ जाएगा आपका 13x माइनस का 11x माइनस का 143 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 13 और माइनस का 11 कॉमन आएगा, x माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
13 बराबर 0। तो एक तो आ गया x माइनस 11 और एक आ गया x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर लो। ठीक है, तो यानी कि जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक तो 11 आ गई। और जब आप x प्लस 13 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर माइनस का 13 आएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में देखिए क्या क्या ढूंढना था आपको, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लेना था आपको, विषम तो लेना ही था। तो इसका मतलब ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 11, पहली संख्या। तो x की वैल्यू अगर 11 आ गई तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11, यानी कि पहला धन पूर्णांक। तो दूसरा क्या बन जाएगा, इसके अगला वाला कितना हो गया, ये 13। तो 11 और 13 ऐसे नंबर हैं धनात्मक विषम पूर्णांक है जिनके वर्गों का योगफल 290 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि सिद्ध कीजिए कि, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो। सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो। दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं, सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है लेकिन त्रिज्या उनकी अलग अलग होती है, तो वो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की वो जीवा है जो छोटे वृत्त को भी स्पर्श कर रही है। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम दो वृत्त बनाएं, सेकेंद्रीय वृत्त, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के साथ, तो ये मान लो ये आपका पहला वृत्त हो गया। ठीक है, और ये मान लो इसके अंदर ये दूसरा व्रत हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों, अच्छा सेकेंडरी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और चेंज कर ले रहे हैं इसमें कि अगर इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो अगर हम अब बनाएंगे दूसरा व्रत इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये मान लिया। चलिए, तो हमें वो जीवा लेनी है बड़े व्रत की जो छोटे व्रत को स्पर्श कर रही है किसी पॉइंट पे, मान लो ये मान लो। ठीक है, नीचे आ गया। तो वो जीवा लेनी है जो छोटे वृत्त को ऐसे स्पर्श कर रही है। ठीक है, मान लो ये स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पे, और स्पर्श बिंदु मैंने मान लिया है यहाँ पे, ये पी स्पर्श बिंदु मान लिया ये। ठीक है, अब ये जीवा है, ठीक है, ये यहाँ स्पर्श कर रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये शो करना है यहाँ पे कि ये इस पी बिंदु पे समद्विभाजित होती है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये स्पर्शी है छोटे वृत्त की, तो केंद्र अगर ये है तो केंद्र से हम लोग एक त्रिज्या अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये हमेशा त्रिज्या लंब होती है स्पर्शी पे। ये आपने एनसीईआरटी में थ्योरम पढ़ी होगी। एनसीईआरटी में थ्योरम क्या है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ लिखना लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो ए बी तो मान ली हमने, जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ये मान लिया हमने, और O मान लिया इसका केंद्र। ठीक है, तो स्पर्श कर रही है। अब एक काम करो, बाहर वाले वृत्त को भूल जाओ, केवल अंदर वाले वृत्त की तरफ फोकस करो। वृत्त क्या था, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल को कोई एक स्ट्रेट लाइन इस P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो अगर हम त्रिज्या ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो ओपी लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी ए बी पे। ये है आपका, ये एनसीईआरटी की थ्योरम है आपकी कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक है, वृत्त की ये एनसीईआरटी की थ्योरम है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, यानी कि ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। अब एक काम करो, जैसे ये 90 डिग्री बना, अब आप एक काम करो कि अब आप बाहर वाले वृत्त, अंदर वाले वृत्त को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कैसे, ठीक है, ये अगर वृत्त है हमारा, ये केंद्र हो गया, और इसकी ये जीवा थी हमारी, ये ए बी हो गया, और इस पे ये लाइन ना, ये पी पॉइंट था, इस पे ये लंब है, ऐसे है। तो आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि प्रमेय क्या है, स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कि वृत्त के केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये 9th की एक प्रमेय है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, 2-3 प्रमेय ही संबंधित हैं वृत्त से, तो उनको याद रख लीजिए। तो यानी कि ये इसको समद्विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि ए पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बी। यही वाला केस है, ए पी बराबर कितना आ गया, पी बी के। और यही हमें प्रूफ करना था। ये सिद्ध हो गया है बस हमारा। इतना थोड़ा सा लिखना है बस इसमें, जो दोनों प्रमेय यूज़ करें उनका स्टेटमेंट लिखना है, बाकी ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सही है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली बीपीटी से संबंधित है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र दे रखा है। ये देखिए अजीब सा चित्र बना के दे रखा है इसमें से बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मेन ट्राइंगल से फोकस करना है। ट्राइंगल्स में क्या कह रहा है, देखिए इस चित्र में एल एम समांतर है सी बी के। एल एम ये वाली रेखा है, सी बी ये वाली रेखा, ये इसके समांतर दे रखी है। और उसके बाद एल एन समांतर है, एल एन ये वाली रेखा है, समांतर है सी डी के, यानी कि इस वाली रेखा के समांतर है। तो आप एक काम करिए ना, आप इस केस में केवल इस ट्राइंगल पे फोकस करिए, इस ट्राइंगल पे केवल फोकस करिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊं, इस ट्राइंगल को यहाँ पे इस तरीके से अगर देखेंगे आप लोग, तो ये इस तरीके से जनरेट होगा हमारा ट्राइंगल। ये ऐसे मान लो, ठीक है। ये वाला बिंदु हमारा बी हो जाएगा, ये वाला बिंदु हमारा सी हो जाएगा, और इसी के समांतर एक रेखा ये इस तरीके से दे रखी है हमें यहाँ पे ये। तो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट हमारा एल है, ये कंडीशन है, और ये पॉइंट हमारा ए है। तो अगर मैं केवल इस वाले त्रिभुज की बात करूँ अभी, इस तरीके से सिचुएशन है आपकी। तो अब देखिए इससे संबंधित आपने क्या पढ़ा है, और इस क्वेश्चन में जो एल एम है वो समांतर दे रखी है सी वी के, यानी कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो आप डायरेक्ट बीपीटी पे पहुंच जाइए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, यानी कि समानुपाती प्रमेय पे, थियल्स प्रमेय भी कहते हैं हम लोग जिसको, एनसीईआरटी में ही है आपकी ये। तब त्रिभुजों की समरूपता हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या कहता है ये कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो वो समांतर रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है इसका, कि ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट रहेगा, ए से लेके एल वाला पार्ट बटे में एल से लेके सी वाला पार्ट, यानी कि इन दोनों भागों का जो अनुपात है वो राइट साइड वाले भागों के अनुपात के बराबर रहेगा, यानी कि ए एम बटे एम बी के बराबर रहेगा। ये है थेल्स प्रमेय आपकी, ठीक है। तो उसी का डायरेक्टली यूज हुआ है इसमें, बस और कुछ नहीं लगा है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक। तो ये पहले इस वाले ट्राइंगल में लगा दी थेल्स प्रमेय, उसके बाद फिर इस वाले ट्राइंगल में लगा दी। सेम है, देख लिए यहाँ पे, ये रहा सी डी के समांतर एन एल दे रखी है, तो इसका मतलब ये एन पॉइंट ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी के रहेगा आपका, ठीक है। यानी कि इस वाले केस में जब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये ए से लेके एल बटे एल से लेके सी जो दूरी है वो बराबर रहेगी ए से लेके एन बटे डी से लेके एन, या एन से लेके डी। क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, जो सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है इसमें। तो इसमें देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ ऐसी है ना जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ इसके बराबर है और ये चीज़ यहाँ इसके बराबर है। इनडायरेक्टली क्या है कि अगर यहाँ से इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ रिप्लेस कर दूंगा मैं ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपका ये ए एम बटे एम बी या बी एम बराबर ए एन बटे में कितना आ जाएगा डी एन। आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपको सिद्ध करना था ये, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। सिंपल थेल्स प्रमेय लगी है इसमें, सिर्फ उस प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगा है और कुछ नहीं होगा इसमें। तो याद जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से बीपीटी से, और समरूपता भी दिखाई जाती है इसी की मदद से दिखाई जाती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है ये वाला, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। पहले तो शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी द्विघात हम लोग समीकरण पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये है द्विघात बहुपद। तो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या रहता है, देखिए समीकरण ये पी एक्स अगर इस सिचुएशंस में इस तरीके से दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, तो ये कहलाएगा बहुपद। लेकिन अगर इसी के बराबर में अगर आपको
ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे दिया, तो यही आपका समीकरण बन जाएगा। मतलब दोनों साइड आएंगे, बहुपद में एक साइड होती है आपकी। लेकिन जब बहुपद के अब शून्यांक का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या है? शून्यांक का मतलब ये है कि x का वह मान जिससे बहुपद की वैल्यू यानी कि पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी, वही उसका शून्यांक कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर x की जगह पे इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ रिप्लेस कर दें जिससे इस सब की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि पी एक्स का मान 0 हो जाए, तो वो उसका शून्यांक कहलाता है। तो अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x प्लस का 10, ये पी एक्स दे रखा है आपको। आपको उसके शून्यांक निकालने हैं, तो ध्यान रखना शून्यांक निकालने के लिए हमेशा पी एक्स को किसके बराबर किया जाता है? 0 के बराबर। इनडायरेक्टली आपको एक द्विघात समीकरण ही बना दी जाती है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सोल्व करिए। अब आपको सोल्व करना आता है बार बार, इसको दिख रहा होगा 10 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने के बाद 7 आएगा, तो 5 और 2 हो जाएंगे इसके। तो जैसे ही 5 और 2 इसके फैक्टर बने हैं यहाँ पे, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसे द्विघात समीकरण में कर रहे थे। तो उसके अनुसार एक फैक्टर x प्लस 2 आएगा और एक एक्स प्लस 5 आएगा बराबर में 0। तो यहाँ से दिख रहा होगा जब इसको लेंगे तो x बराबर -5 और इसको लेंगे तो x बराबर -2, तो ये दोनों आपको इसके शून्यांक मिल जाएंगे -5। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह -5 रिप्लेस करके देखो, आपका दोनों साइड में बराबर आ जाएगा, मतलब संतुष्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है ये? इसके बाद ये कह रहा है कि जैसे ही आपको ये मिल जाएंगे, इसके बाद आपको इनमें ना संबंध बताना है गुणांकों में और इनमें शून्यांकों में। अब जनरल कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि अगर आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी दे रखा है, और इसके जो दो शून्यांक हैं आपके पास, मान लो पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा है, तो रिलेशंस का मतलब क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि जो उनका योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल, उसकी वैल्यू माइनस का बी बटे ए के बराबर होती है, और उनका जो गुणनफल होता है वो सी बटे ए के बराबर होता है। मतलब क्या है? माइनस ऑफ बी का मतलब क्या है? एक्स का गुणांक, और बटे में ये है आपका ए का मतलब है एक्स स्क्वेयर का गुणांक। और सिमिलरली इसमें क्या है? अचर पद आएगा इसमें ऊपर, और बटे में ए का मतलब एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखानी है। ये रहे। तो ये जो दो रू मूल आए हैं, इसको दो शून्य का, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो आप लोग बीटा। तो पहले एक काम करो, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। योगफल देखो, अल्फा प्लस बीटा, तो -5 प्लस -2, तो देखेंगे कितना आ जाएगा? ये -7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। अब इसकी जर्नल फॉर्म से तुलना करेंगे, इस फॉर्म से तुलना जैसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1। तो ये कितना था? ए। तो इस केस में ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू दिख रहा होगा 7 आ गई, और सी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब आप देखो, अल्फा प्लस बीटा जब आपने यानी कि लेफ्ट साइड निकाली है, तो इसकी वैल्यू -7 आई है। तो आप राइट साइड चेक करो, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए चेक करो। अब जैसे ही आप माइनस का बी अपॉन ए चेक करेंगे, पी की वैल्यू 7 है, तो माइनस का 7 बटे ए की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया? ये -7। दोनों बराबर आ रहे हैं, देख लो। तो यानी कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है हमारा। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि आपको उनका गुणनफल निकालना है। तो जब आप गुणनफल निकालेंगे इनका, तो -5 इंटू में -2, तो देखेंगे ये 10 के बराबर आएगा। लेकिन राइट साइड क्या है इसकी? सी बटा ए। तो अब आप सी बटे ए निकालिए। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 बटे ए की वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ गया? 10। दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए कि शून्यांकों का योगफल बराबर -b अपॉन ए, और गुणनफल उनका सी अपॉन ए के बराबर होता है। दोनों तरीके से निकाल लिया आपने शून्यांकों की मदद से। ठीक है, तो ये था वेरिफिकेशन इसका। आई होप क्लियर हो गया ये, इसको देख लेना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी, अक्सर कम बनता है लेकिन कभी कभी बन जाता है यहाँ से। ठीक है, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। और ये मेरा कहना है कि आप लोग इसको कंप्लीट देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा देख के ही निकल जाएंगे, या फिर वीडियोस को बस स्टार्ट करेंगे और आप पढ़ने के मूड में है नहीं, केवल 2-4 देख के बिना कॉपी पेन के आप करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा समय निकालिए और इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए, तभी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपको। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, कुछ अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। नेक्स्ट देखिए,
क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो हम सोच रहे हैं कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बाद ही एंड कर देंगे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालनी है। देखो माध्यक पूछा है, ध्यान रखना माध्यक का मतलब माध्यिका होती है, माध्यिका और माध्य अलग चीज़ है, माध्यिका अलग चीज़ है आपकी, इसका माध्यिका निकालनी है इस केस में आपको, ठीक है। चलिए माध्यिका से पहले इस छोटे से क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक थैले में ना 5 तो लाल गेंदें रखी हैं, यानी कि 5 बॉल तो आपके पास रेड हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। मान लो उनकी संख्या x है जो कि ब्लू बॉल हैं आपकी, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, यानी कि जो पीबी का मान है, प्रायिकता पता होगी आपको, वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। यानी कि अगर लाल गेंद की प्रायिकता का मतलब क्या है, पीआर, इसकी दुगनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये है। तो उसमें नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए लाल बॉल दे रखी हैं 5, नीली हमने मान ली x। तो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो कुल बॉल कितनी हो जाएंगी आपके पास इस बैग में, फिर 5 तो रेड हैं और ये x हो गई, तो 5 + x हो गई। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या पता है आपको बॉल वाले केस में, कि जो अगर ब्लू बॉल निकालने की प्रायिकता निकाली जाए, यानी कि ब्लू बॉल निकालने की प्रायिकता का मतलब पीवी, तो इसका मतलब है कि नीली बॉलों की संख्या बटे कुल बॉल, ये प्रायिकता होती है। तो नीली बॉलों की संख्या जैसे x मानी है हमने, और कुल बॉल कितनी है x + 5। सिमिलरली अगर रेड बॉलों की हम संख्या निकालें तो रेड 5 हैं आपके पास, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी भी, नीली P(r), लाल बॉलों की संख्या 5 है और टोटल बॉल 5 + x है, ये इसकी हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस कर दो इस रिलेशन में, और आप इसको सोल्व कर दो। फिर PB = 2PR है। तो PB की वैल्यू अभी जैसे आपने देखी थी, PB की वैल्यू आई थी x/5 + x, और रेड बॉल की जो संख्या है वो थी आपकी 5/5 + x, लेकिन ये इसका दुगना दे रखी है। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, तो दिख रहा होगा डायरेक्टली, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर डायरेक्टली कितना आ गया 10, यानी कि नीली बॉलों की संख्या कितनी है आपके पास 10। आप देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था और 4 मार्क्स में क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बेसिक प्रायिकता पे डिपेंड था। अब माध्यक निकालने वाला क्वेश्चन देखिए, माध्यिका निकालने वाला, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे करते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट है ये माध्यिका निकालने वाला, बता दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली करा के। वर्ग अंतराल वाला केस है, ठीक है। टेबल बनानी पड़ेगी आपको पता है, ठीक। 0 से 10 से स्टार्ट कर रखा है आपको यहाँ से, और 50 तक जा रखा है। तो जैसे ही हम लोग ये टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक इसमें काम चल जाएगा इतने टेबल में हमारा। तो यहाँ वर्ग अंतराल आ जाएगा और यहाँ पे उनकी बारंबारताएं आ जाएंगी और यहाँ पे संचयी बारंबारता आ जाएगी। तो हम जब लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ग अंतराल, यहाँ आ जाएंगी उनकी बारंबारता, और यहाँ आ जाएगी उनकी, ध्यान रखना संचयी बारंबारता यूज होती है हमारी इसमें, संचयी बारंबारता है, ठीक है। वर्ग अंतराल है आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारताएं कितनी दे रखी हैं 2, 4, 7, 3, 2। तो ये 2 है आपके पास, 2, 4, 7, 3 और 2, ये है आपके पास। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई, ये तो F बन जाएंगे, ये CF बन जाएगा। संचयी बारंबारता में स्टार्टिंग वाला तो एज इट इज रहता है, और फिर क्या बताया था संचयी बारंबारता में ये वाला ऐड करके लिखा जाता है। और संचयी बारंबारता का मीनिंग होता है कि उस वर्ग अंतराल तक कुल कितनी एंट्रीज आ चुकी हैं आपके पास। तो 2 एंट्रीज तो ऐसी थी जो 0 और 10 के बीच में थी, लेकिन 4 एंट्री ऐसी थी जो 10 और 20 के बीच में थी। तो अगर यहाँ संचयी बारंबारता लिखनी है तो इसका मतलब है कि 0 से 20 के बीच में कुल कितनी एंट्री आ चुकी हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से ऐड करके लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा देखो 6 आ जाएगा, 2 + 4 6। सिमिलरली 6 + 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, 13 + 3 कितना आ जाएगा 16, और 16 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। तो ये इनकी संचयी बारंबारता आ गई आपकी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग
कुल बारंबारता, वर्ग अंतराल वाले केस को कैसे सोल्व करते हैं पहले देखिए। कैपिटल एन मान लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये लास्ट वाला नंबर कुल बारंबारता ही बताता है कि कुल कितने हैं। अब इसको करने के लिए क्या करना होता है आपको सबसे पहले निकालना होता है आपको यहाँ पे आपके पास जो कि माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका वर्ग निकालना होगा आपको। माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है? माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ता है n/2। तो n/2 कितना आएगा यहाँ पे? देखो 9 आ गया। अब आप संचयी बारंबारता में देखो कि 9 वाली बारंबारता किस केस में, मतलब 9 वाला जो आपका पास बारंबारता है वो किस रेंज में आएगी, यानी कि किस अंतराल में आएगी। अब देखिए 2 तक इस रेंज में आ रही है, 0 से 10 में, इसका मतलब 1 और 2 इस रेंज में आ रही है। उसके बाद 2 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद जैसे 3 पे पहुंचेंगे हम लोग, तो 3, 4, 5 और 6 तक वो 10 और 20 के बीच में आएंगे। उसके बाद फिर जब हम 6 से आगे बढ़ जाएंगे, जैसे 6 के बाद 7वीं बारंबारता पे पहुंचेंगे तो वो अगले वाले उसमें आ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 9 है वो इसी केस में आएगा, 6 से बड़ा है 9 और 13 से छोटा है तो वो इस रेंज में आएगा। तो जैसे ये रेंज आ गया और इसी रेंज को हम लोग बोलते हैं माध्यिका वर्ग, यानी कि मीडियन क्लास। और जैसे ही माध्यिका वर्ग आपको मिला, आपके पास माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये, माध्यिका बराबर L माइनस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू में H रहता है ये आपका, ठीक है। नहीं सॉरी, प्लस होता है यहाँ पे, ठीक। अब ये होते क्या क्या हैं आप पहले ये देख लीजिए, मैं इनकी वैल्यूज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो कैपिटल N, ये तो आपको पता है कुल बारंबारता है, ये तो हम पहले निकाल भी चुके हैं यहाँ पे कैपिटल N। उसके बाद CF पे आते हैं, उसके बाद F पे आते हैं, फिर H पे आएंगे। CF का मतलब ये है आपके, F पे आओ पहले। F का मतलब है कि जो माध्यिका वर्ग हम लोग ले रहे हैं उसकी ही बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ध्यान रखना बारंबारता लेनी है माध्यिका वर्ग की। जैसे इस केस में माध्यिका वर्ग हमारा ये बन रहा है तो बारंबारता का मतलब ये वाला, यानी कि F की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी, ठीक है। और CF क्या होता है? देखिए CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, लेकिन संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग की नहीं लेते हैं, उससे जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ली जाती है, तो ये CF की वैल्यू होती है। अब जैसे इस केस में कितनी आ गई? 6। उसके बाद H जो रहता है, H रहता है इनके बीच में अंतराल, यानी कि गैप कितना कितना है, इनके इक्वल गैप जो है आपका दिख रहा होगा, 10-10 का गैप है इस केस में। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मिल गई। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और आप अपनी माध्यिका निकाल लीजिए। और L क्या होता है? सॉरी, L होता है जो माध्यिका वर्ग हम लोग ले रहे हैं उसकी निम्न सीमा, चूँकि ये जैसे माध्यिका वर्ग आपका 20 से लेकर 30 तक आया है तो यानी कि माध्यिका इस रेंज में आएगी, तो ये जो स्टार्टिंग वाला है छोटा नंबर, यही इसकी निम्न सीमा आएगी आपकी, जैसे इस केस में ये 20 है। तो सबकी वैल्यू रिप्लेस करिए और सोल्व करिए इसको। ये 20 आएगा प्लस n/2 का मतलब आपने देखा था 9 आ रहा था वहाँ पे, CF की वैल्यू 6 है यहाँ पे, और बारंबारता की वैल्यू आपकी 7 है यहाँ पे, और गुणा में वर्ग अंतराल कितना है ये 10। तो इसको सोल्व करिए, 20 + 9 - 6 3 आ गया, तो 3/7 इंटू में 10 आ जाएगा ये, तो ये आ गया। थोड़ा सा इसको सोल्व करिए, 30/7 आ गया। तो 20 + 30/7 का मतलब कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28.28 समथिंग यही आएगा, ठीक है। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा? ये 24.28, यही आपकी माध्यिका आ गई, यानी कि माध्यिका आ गया इस केस में। ऐसे निकालेंगे, क्वेश्चन हमेशा आता है माध्यिका का निकालने का, ध्यान रखना, ये पूरा पढ़ लेना, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। 4 फोक्स माल वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बचे हैं। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियोस को देखिए, कंप्लीट देखिए, सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि बार बार मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं आपके, और कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए हैं तब भी समस्या हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए और देख के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी ही आएगा इसका, लोगों को उसमें नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हमारा पेपर हो जाएगा। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।